हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो हम लोगों का जो वीडियोस का लेक्चर चल रहा था, उसमें मैं आज अगले वीडियो के साथ आया हूं। और आज की वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालेंगे, लेकिन निरक्षीय स्थिति में निकालने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा वीडियोज होगा और बहुत ही प्यारा, और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आज पिछले वीडियो हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। आज के वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। पहले तो हेडिंग कर लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने देखा होगा ये कितना बढ़िया सा टॉपिक है, और अक्सर परीक्षाओं में हर साल ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बदल बदल करके आता रहता है। और ये 3 नंबर में आता रहता है और हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप समझोगे इसको ऐसे कि आपको फिर एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा, दोबारा भूलने की जरूरत भी नहीं होगी। जितना ही इंपॉर्टेंट है और उतने अच्छे से आप समझेंगे भी। तो देखते हैं, पहले एक द्विध्रुव बनाते हैं। क्या होता है ये एक द्विध्रुव? मान लीजिए ये एक द्विध्रुव है। मान लिया ए बी एक डाइपोल है, द्विध्रुव है, और जिसकी लंबाई क्या हो जाती है 2l। द्विध्रुव की लंबाई को हमेशा 2l ही माना जाता है। और इसका ये मिडिल पॉइंट है O, इसको हम L कह सकते हैं, L मान लेते हैं। अच्छा, आज हम लोग अक्षीय स्थिति में नहीं, निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब उस द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु लिया जाएगा, और निरक्षीय का मतलब उसके अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर लिया जाएगा। अब अक्ष के लंबवत का मतलब मूल बिंदु से उसके बीचों बीच के बिंदु से अब लंबवत हम देखते हैं, किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसे इसकी ये निरक्षीय स्थिति होगी, क्योंकि यहां से बीचों बीच अभिलंब हो जाएगा। अब इस पर कोई भी बिंदु ले लेते हैं, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, ये सब इसके लिए निरक्षीय जैसा ही काम करेगा। चलिए यहाँ पर हम बिंदु P ले लेते हैं। यहाँ पे बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ पर हम तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ से मूल बिंदु से इसकी दूरी तो हो जाएगी। हमेशा हम मूल इसके बीचों बीच वाले बिंदु से ही दूरी निकालते हैं, इसलिए दूरी r ले लिया। और यहाँ से फिर हम क्या कर लेते हैं, यूं ऐसे मिला देते हैं, ये सोच के मिला देते हैं कि फिर ये दूरी बन जाता है। अच्छा, तो ये बन गया। तो इस तरह से ऐसा बन जाता है। ये द्विध्रुव से के केंद्र से ये दूरी हो गई, और ये तो L है। अच्छा, हमें तो आवेश द्विध्रुव लेना है। यहाँ पे मान लिया प्लस Q है, यहाँ पे मान लिया माइनस Q है। ये दो आवेश हैं, चाहे इधर माइनस Q ले लेते हैं और यहाँ पे प्लस Q ले लेते हैं। ये द्विध्रुव है तो धन बराबर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश रहेगा ही रहेगा। अब हमें बिंदु P पे तीव्रता ज्ञात करनी होगी। अच्छा, ये तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो हम एक काम कर लेते हैं, तीव्रता तो ज्ञात करनी होती है, ये काम कर लेते हैं। पहले इन आवेशों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेनी चाहिए, क्योंकि तीव्रता के लिए दूरी का ज्ञात होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा ले जाएंगे। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ये आधार हुआ,
ये लंब हुआ तो क्या हो जाता, कर्ण जो होता है, कर्ण क्या होता, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर हो जाता है कर्ण का वर्ग मीन्स पीए का वर्ग, मान लेते हैं पीए का वर्ग, ये हो गया। और फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, अगर मैं पीए की बात करूं तो ये वर्ग इधर आ गया तो कड़ी लग गया, एल का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ये बन जाता। तो इस तरह से ये पीए की लंबाई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एल का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ये बन जाता है। उसी तरह से ये लंबाई भी उतनी ही होगी, दोनों लंबाई ये निरक्षीय स्थिति है तो दोनों लंबाई बराबर ही होगी। यहां भी कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये दूरियां दोनों की दूरियां समान होगी, अच्छी बात है, ये दूरी समान होगी दोनों, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक दूरियां समान होगी, अच्छी बात है। अच्छा एक बात और कर ही लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है और तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर होता है या धन आवेश से के दूसरी तरफ होता है और ऋण आवेश की तरफ होता है। अच्छा अगर यहाँ पे इस आवेश के लिए बिंदु पी पे तीव्रता की बात करें, इस आवेश के बिंदु पी पर तीव्रता की बात करें तो निश्चित रूप से ये तीव्रता इससे धन से दूर जाएगी, धन से दूर जाने का मतलब यूं ऐसे दूर चली जाएगी, निश्चित रूप से दूर चली जाएगी। और ये E1 मान लेते हैं पहली तीव्रता होगी, ये E1 हो जाएगी, दूर चली जाएगी। और इस आवेश की बात करें, इस आवेश की बात करें बिंदु P से तीव्रता की बात करें तो इस पर तीव्रता तो ऋण आवेश की तरफ होती है, इसलिए E1 ये E1 E2 हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये तीव्रताएं हो गई और इन तीव्रताओं के बीच विशेष कोण हो गया। पिछली बार तो तीव्रताएं निरक्षीय स्थिति में तीव्रताएं परस्पर 180 अंश के कोण पे होती है, विपरीत होती है, इसलिए उनकी परिणामी तीव्रता तो घटा लिया जाता था, लेकिन विपरीत दिशा में थी, यहाँ पर तो विपरीत दिशा में है नहीं, तो ऐसे में तीव्रताओं का मान हमें लंब घटकों के रूप में इन्हें बदलना होगा, लंबवत और ये क्षैतिज घटकों के रूप में बदलना होगा। तो तीव्रता हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तीव्रता को ये जो तीव्रता ये जो बिंदु है इस बिंदु को एक बार लंब और एक आधार मतलब परस्पर दो लंबवत अक्षों में बदल देते हैं, एक सीधा हम यहाँ से कर लेते हैं और एक ऐसे कर लेते हैं, तो ये अक्ष बन गए। अच्छा तो ये बन जाते हैं, तो आप जानते हैं कि होता क्या है कि जो लंबवत घटक होता है वो साइन का होता है, साइन होता है लंब घटक, और क्षैतिज घटक जो होता है कॉस होता है। अच्छा तो इसके लिए इस तीव्रता की बात कर रहे हैं, इसके लिए लंब घटक की बात करते हैं, इसके लिए और इसके लिए लंब घटक की बात करते हैं, इसी बिंदु पर बनेगा, तो लंब घटक इन दोनों तीव्रताओं के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों तीव्रताओं के लिए ये अलग अलग हो जाएंगे, एक लंब घटक इस तरह से होगा और दूसरा लंब घटक इधर जाएगा, मीन्स आप इसे कह सकते हो कि E1 sin थीटा और ये क्या बन जाएगा E2 sin थीटा। तो इस तरह से ये E2 sin थीटा बन जाएगा, थोड़ा दिखने में हल्का सा लग रहा होगा लेकिन आप समझ लेंगे E2 sin थीटा नीचे हो जाता। और क्षैतिज घटक होंगे इसके क्षैतिज के साथ और इसके क्षैतिज के साथ दोनों समान दिशाओं में होंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, यहाँ पर क्या होगा कि क्षैतिज घटक मान लीजिए ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तो ये इसको हम E1 cos थीटा मान लेते हैं और इसे हम E2 cos थीटा मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फिगर बनाया और फिगर में ये जो निरूपण था ये काम कर लिया। अगर ये काम कर लिया तो अब बाकी चीजें बहुत आसान होगी। एक बात और भी हमें जानना चाहिए कि ये आवेश बराबर आवेश है, इनकी दूरियां भी बराबर ही है। एक यहाँ पे लंबवत घटक जो कह रहा है तीव्रताओं का जो परिणामी आ रहा ये ऊपर आ रहा, ठीक जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, और वैसे भी तीव्रताएं भी बराबर होंगी, कोण भी बराबर होता है। ऐसी स्थिति में ऊपर वाली E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जस्ट बराबर होगी, एकदम बराबर होगी, और ऐसी स्थिति में इनकी परिणामी निकलेगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए ये निष्प्रभावी हो जाएंगे, इनका प्रभाव नहीं रह जाएगा। तीव्रता का मतलब हमें बस
E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से लेना है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो लिख लेते हैं, लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे? चित्रानुसार AB एक द्विध्रुव है, AB एक द्विध्रुव है। इसके निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमने मान लो लिख लिया। ओके। चित्रानुसार बिंदु P का द्विध्रुव से दूरी r है तथा आवेशों से दूरी कितनी है? आवेशों से दूरी बन जाएगी कार्य में L² प्लस R² है। ये इतनी सी बात हम लिख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद से हम चित्रानुसार आगे का कार्य करेंगे। तो ये इतनी चीजें आपने देखा होगा, समझा होगा और लिख भी लिया होगा, नहीं तो पहले वीडियो में देख सकते हैं फिर से। तो इस तरह से ये हो जाता है। इसके बाद से हम क्या करेंगे? इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद हम निकाल लेते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर अप्रभावी हैं। अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी? अतः अप्रभावी हैं। कोई बात नहीं, इतना कर लेते हैं। इसके बाद से हम निकाल देते हैं। अतः ये तीव्र निकाल देते हैं। बिंदु P के कारण बिंदु P के कारण तीव्रता E1 cos थीटा डायरेक्ट निकाल देते हैं। P के कारण तीव्रता, ठीक है। आवेश प्लस Q के लिए तो क्या बन जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा आपका, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। Q मीन्स आवेश, R² मीन्स यहाँ से प्लस Q से P तक की दूरी क्या है? L² प्लस R² का स्क्वायर, ये बनेगा। और हम डायरेक्ट भी यही परिणामी निकालना है, तो इसी के साथ हम cos थीटा को भी लगा लेते हैं। 36 के लिए अच्छा रहेगा। तो ये बन गया E1 के लिए, ये प्लस Q आवेश के लिए तीव्रता ये बन गया। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के लिए तीव्रता, माइनस Q आवेश के लिए तीव्रता क्या हो जाएगी? E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? E2 बराबर, इधर हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं अभी के लिए। E2 का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश यहाँ भी Q ही है,
और दूरी यहाँ भी वही है, दूरी वही है, अब माइनस क्यू वाली भी दूरी वही है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाता है। और साथ साथ ये करना पड़ेगा आपको, क्या ये करना पड़ेगा, ये 2l तो है ही, ये पुराना वाला फिगर यहाँ पे साथ साथ में आपको क्या करना होगा, cos थीटा e2 cos थीटा ले लेते हैं, तो cos थीटा यहाँ भी इंक्लूड कर लिया हमने, डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें इसी को ही ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कर लिया, E1 और E2 आया। अच्छा, तो इनकी बात करें, इनको देख रहे हैं तो ये तो समान दिशाओं में चल रहे हैं, इन दोनों की सदिश है और इनकी समान दिशाओं में है, तो इसलिए यहाँ पर तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता जो होगी परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं समान है, एक ही दिशा में चल रही हैं। तो इस तरह से E1 मीन्स क्या, पहली मीन्स क्या, यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे सॉरी यहाँ पे हम cos थीटा को लिखना भूल ही गए, छोटा करके लिख देते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा q अपॉन कड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर cos थीटा, ये बनेगा, ये cos थीटा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये cos थीटा बनेगा, ठीक है। ये cos थीटा आपका हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं, छोटा पड़ रहा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू अपॉन क्या बन जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ भी आप cos थीटा कर लेंगे, ओके। अच्छा, फिर क्या होगा, इसी चीज को मैं इधर भी लिख रहा हूँ, फिर से लिख ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा फिगर मिटा लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों को आप समझ चुके हैं, ठीक है। ऊपर वाली चीज को मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे ये चीज कट रहा है, आ नहीं रहा, तो फिर क्या बन जाएगा, इन चीजों को भी मिटा ही लेते हैं थोड़ा, फिर क्या हो जाएगा, इसे लिख लेते हैं, क्या है उस चीज को मैंने क्या लिखा हुआ, फिर से लिख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर और cos थीटा, ये मैंने लिखा है, और यहाँ पर भी वही चीज लिखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और cos थीटा, ये चीज यहाँ लिखा था। तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे क्यू छोड़ दिया, यहाँ भी क्यू छोड़ दिया, ओके, क्यू छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम यही वैल्यू, जो ये वैल्यू है वही ये भी वैल्यू है, और यहाँ पे होल स्क्वायर भी मैंने छोड़ दिया है, तो ये कर लिया। अब होगा क्या, अब होता क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, सेम ये भी वैल्यू है, सेम ये भी वैल्यू, जब यही वैल्यू है प्लस यही वैल्यू है, तो ये तो 2 बार है, x प्लस x बराबर 2x, सेम वैल्यू प्लस सेम वैल्यू बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये सेम वैल्यू यहाँ मैं 2 लिख दिया डायरेक्ट, और ये क्यू लिख दिया, ये भी लिख दिया, और थोड़ा सा एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख दिया। और एक चीज और भी आप समझ लें, अब यहाँ पे ये बहुत देर से इसको लेके आ रहे हैं, तो करड़ी लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, करड़ी लगा हुआ है और वर्ग लगा हुआ है, कड़ी और वर्ग दोनों लगा हुआ है, जहाँ पे कड़ी और वर्ग दोनों लगा होता है वो राशि वैसे भी हट जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही बचेगा बस, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा,
और यहाँ पे ये 2 बार है, इसलिए 1 धन 1 2 कर लेते हैं और क्यू कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है और ये cos थीटा, ये आपको cos थीटा ये बन गया। तो ऐसा आ गया। तो आपको क्या दिख रहा, क्या है बेटा, 21 मिनट हो गया, चलने दो। ओके, उसका मैं चल रहा ना, बढ़िया, चलो डिस्टर्ब मत करो। तो ये आपका 2q/4πε0 ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू cos थीटा ये आ गया। इसके बाद से क्या करोगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जा रहा, ये क्या हो जाएगा 2q/4πε0 और ये तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने फिगर मिटा दिया और cos थीटा, ये cos थीटा यहाँ है। तो cos थीटा जो फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं थोड़ी जरूरत के लिए और लिख देते हैं, क्योंकि आपका फिगर में क्या बना था, ऐसे ही बना था, मैंने ऐसे ही बनाया था, इस तरह का फिगर बनाया था, इस तरह का ये L था और ये R था और ये थीटा यहाँ पे बनाया था और इस तरह से थीटा बना था, थीटा ये बना था, वास्तव में ये थीटा ये भी बन जाता है, यहाँ के लिए भी होता है और यहाँ के लिए cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ये बटे के होता, आधार ये होता है और कर्ण ये होता है। और ये वाली लंबाई पहले के फिगर में आप देखे ही होंगे, यहाँ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। तो ए बटे के मीन्स आधार बटे लंब, ए मीन्स आधार L है और लंब आधार बटे कर्ण मीन्स ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये है। cos थीटा की जगह पे L बटे कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही मैं लिख दे रहा हूँ, L बटे कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुंचे। ये फिगर पिछला जो पहले फिगर में बनाया उसी का कंपेरिजन था। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा वीडियोस लंबा हो रहा है क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा था, ये समझने में बड़ा समय लग गया। तो आगे देखते हैं क्या दिया है, इधर लिखते हैं हम। क्या हो जाएगा आपका 2q हो गया और बटे 4πε0 हो गया और ये L स्क्वायर, देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है और इंटू L अपॉन ये दिया हुआ है, ये L कड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर जो कड़ी में है इसे हम 1/2 कह सकते हैं, कड़ी में से 1/2 ही होता है। अब आप बताइए 1/2 यहाँ है और यहाँ 1 लिखा होता ही है, 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और आधा 1.5 हो जाएगा। मीन्स कहा जा सकता है 2q/4πε0 और इन दोनों को जोड़ेंगे, इस पे 1 है इस पे आधा है, 1.5 हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मीन्स 1.5 मीन्स 3/2 ऐसा बन जाएगा और इंटू L ऐसा होगा, ये L उतर जाएगा, इन दोनों को 1 और आधा जोड़ेंगे 3/2 बन जाएगा। तो ये क्लियर हुआ होगा। एक बात और भी है, हम जानते हैं L इज वेरी स्मॉल, L स्क्वायर इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर ऑफ R स्क्वायर। L स्क्वायर बहुत ही छोटा होगा R स्क्वायर की तुलना में। वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस, इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसे और यहाँ पे हो जाता है। हम इसे थोड़ा सा सही क्रम में लिख लेते हैं 1/4πε0 और ये 2ql कर लेते हैं और इसे कर लिया, इसे यहाँ पे L को मैंने छोड़ दिया, तो ये R स्क्वायर बचा और बटे 3/2 केवल ये बचे हुए हैं। अच्छा, फिर क्या बच रहा 1/4πε0 और 2ql है। अब ये R स्क्वायर ब्रैकेट हटा दे रहा है तो फिर 3/2 बन जाएगा और ये कट जाता है। और इस तरह से क्या आपको मिला, पहुंच गए हैं हम लोग, सिद्ध कर चुके हैं। क्या पहुंच जा रहे हैं हम लोग, इसके नीचे आप लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं होने की वजह से 1/4πε0 2ql अपॉन R पे Q, ये R पे 3 ये बन रहा है। तो इस तरह से आप तो समझ गए होंगे कि P बराबर होता क्या है, 2ql होता है, इसलिए 1/4πε0
इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ये बन जाएगा परिणामी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन जाएगी, परिणामी तीव्रता बन जाएगी निरक्षीय स्थिति में। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर कराया गया है। तो वीडियोस को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे ये आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे और आपकी सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।